Hey everyone, how are you all? Welcome back on my channel Commerce Excel. Today we are going to start one more topic of operations research, which is transportation problem. Transportation problem is one of the part of specially structured linear programming problem. मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के पर्सनल मैसेज भी आए एंड कमेंट्स भी आया कि मैं इस वीडियो और इस टॉपिक पे वीडियो जल्द से जल्द बनाऊं और अपलोड करूं. सो हियर इज इट. सो सी, ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की है ये पार्ट 1 है. आगे हम इसकी और वीडियोस अभी अपलोड करेंगे. सो ट्रांसपोर्टेशन एक प्रॉब्लम क्यों है मैनेजमेंट के सामने? सी, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म मैन्युफैक्चर करती है उसको क्या है, उसको एक कस्टमर तक ले जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन रूट चाहिए होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन की वे चाहिए होती है. तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एसोसिएटेड होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, किस तरीके से गुड को डिलीवर किया जाए. ओके, तो जो कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, मैनेजमेंट वांट्स टू रिड्यूस दैट कॉस्ट. तो उस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए? तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये कैसे हेल्प करता है मैनेजर को? तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक ऐसा मेथड है जो कि मैनेजर को हेल्प करता है ये बताने के लिए कि कौन सा रूट ज़्यादा एफिशिएंट है. क्योंकि एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, मतलब जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट की, वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे वेज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर एक वे का अलग अलग कॉस्ट भी उसके साथ इन्वॉल्व होगा, राइट. सो मैनेजमेंट ये कैसे पता करे कौन सा वे ज़्यादा एफिशिएंट है? सो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इसीलिए डेवलप हुई क्योंकि ये हेल्प करती है मैनेजर को कि कैसे वो एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन रूट को डिटरमाइन कर सके. ओके, सो दैट उसका जो कॉस्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन का वो मिनिमम होगा. सी हियर, the transportation method is developed to deal with the transportation of goods from different sources to different destinations given the relevant data like available quantities at various sources. Sources मतलब जहाँ पे वो quantities produce की गई है, manufacture की गई है. डिमांड एट ईच ऑफ द डेस्टिनेशन, जहाँ कितनी डिमांड है हर डेस्टिनेशन पे. द कॉस्ट ऑफ शिपिंग अलोंग ईच रूट एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्टेन रूट्स इफ एनी. तो ये सारी चीजें आपको जब गिवन हो, क्या क्या, कितनी क्वांटिटीज अवेलेबल है सोर्स पे, कितनी डिमांड है डेस्टिनेशन पे, कितनी कॉस्ट ऑफ शिपिंग है हर एक रूट की, और क्या कोई ऐसा रूट है जो कि नॉट अवेलेबल है. ठीक है, ये सारी चीजें गिवन हो तो आप कैसे पता करोगे किस रूट से हमें कितने गुड्स को शिप करना चाहिए, ताकि हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो कम आए. मिनिमाइज करना है हमें टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को. दिस मेथड हेल्प्स द मैनेजर एज फॉलोज. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड है ये मैनेजर को कैसे हेल्पफुल करता है? सी, व्हाट इज द ऑप्टिमम वे ऑफ शिपिंग गुड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. क्या ऐसा ऑप्टिमम वे है कि जितने भी सोर्सेज हैं वहां से डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स तक ले जाने की कौन सा हमारे पास ऑप्टिमम वे है, शिपिंग वे, सो एज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन शिपिंग. तो हम टोटल कॉस्ट जो शिपिंग में इन्वॉल्व है वो उसे मिनिमाइज कर सके. हाउ टू हैंडल द सिचुएशन व्हेन सम रूट्स आर नॉट अवेलेबल. सी, जैसे क्या होता है, स्नो अगर कई सीजन्स में कई बार क्या होता है, विंटर सीजन में अगर ज़्यादा हो जाते हैं, तो जैसे आपका मनाली वगैरह हो गए, तो उनके रूट्स क्या कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं. तो अगर ऐसा सिचुएशन हो कि कई रूट्स ब्लॉक्ड हैं या कई रूट्स अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन रूट्स का डिसीजन ले ताकि हमारी कॉस्ट क्या हो, टोटल कॉस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम रहे. How would the optimum shipping schedule change if some routes are become cheaper or costlier? अगर हमें एक ऑप्टिमम रूट मिल गया, ठीक है, वो हम ऑप्टिमम रूट मिल गया और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर हम कैसे अपने रूट को और शिपिंग शेड्यूल को कैसे चेंज करें अगर कोई एक रूट ज्यादा कॉस्टलियर हो गया या फिर ज्यादा चिपर, मतलब कॉस्ट हमारी कम हो जाए, तो कैसे उसको शेड्यूलिंग करें, कैसे शिफ्ट करें दूसरे रूट पे, एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे होते हैं. जैसे एक और है आपका, इफ इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज सप्लाई विच ऑफ द सोर्सेज शुड बी प्रेफर्ड. अगर ये पॉसिबल है कि हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं तो किस सोर्स को हम प्रेफर करें.
और ऐसे बहुत सारे डिसीजन क्या है मैनेजर के लिए हेल्पफुल होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का यूज करके, उस इस मेथड को यूज करके वो काफी ऐसे डिसीजन ले सकता है। क्लियर? The use of transportation method is not limited to the solution of transportation problems alone. सिर्फ transportation problem के ही solution पे नहीं focus करता ये method, as problems of scheduling of productions, controlling of inventory and management of funds over different time periods or some other areas which handled by transportation method. Okay, so ये नहीं कि वैसे transportation problem और से cost से ही related है और उसी के according वो decisions लेता है। ये बाकी एरिया जैसे मैंने मेंशन किया यहाँ पे, शेड्यूलिंग प्रोडक्शन, कंट्रोलिंग इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, इन सब पे भी क्या करता है ये हेल्पफुल है। सो सी हमें कैसे एक एफिशिएंट रूट मिले, मेन फोकस से ये ट्रांसपोर्टेशन मेथड का कि क्या कौन से एक एफिशिएंट वे मिले, ट्रांसपोर्टेशन का वे मिले जिससे हमारा मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आए। सो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप्स को हम वन बाय वन करेंगे और फॉलो करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में कैसे हम कैलकुलेशन इसकी करते हैं और कैसे हमें एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन का वे और रूट मिलता है। तो सी इसके 3 स्टेप्स है ब्रॉडली। सबसे पहले है ऑब्टेनिंग द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। सबसे पहले एक जो इनिशियल सॉल्यूशन होता है हमें वो फाइंड आउट करना होता है। देन जो हमें इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन मिला उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है कि क्या ये जो सॉल्यूशन मिला है ये सच में ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है देन गुड ही गुड है, अगर वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या करेंगे अपने उस सॉल्यूशन को इम्प्रूव करेंगे। सो अगर मैं बात करूं इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कैसे मिलता है, क्या मेथड है इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने का, तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ओके। देन सेकेंड है हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड थर्ड इज द वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड जिसे हम VAMB कहते हैं। क्लियर? ये 3 मेथड से हमारे पास इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। देन इन 3 मेथड से जो हमारे पास इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन आएगा तो क्या वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है, इनको हमें चेक करने के लिए हमारे पास है 2 मेथड। फर्स्ट है स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड सेकेंड इज द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ओके। देन अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमम रहा तो ठीक है, अगर नहीं रहा तो उसको इम्प्रूव करेंगे और इम्प्रूव करा जाता है एक मेथड है जिसका नाम है क्लोज लूप मेथड। ठीक है, क्लोज लूप एक मेथड है जिसके अकॉर्डिंग और जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं अपने सॉल्यूशन को क्या करते हैं इम्प्रूव करते हैं, और जब इम्प्रूव कर देंगे तो हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाएगा और वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, मतलब एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन रूट। क्लियर? नाउ सबसे पहले ये समझो कि जो प्रॉब्लम इसमें है ट्रांसपोर्टेशन मेथड में वो कैसे स्टेट की जाती है। ठीक है, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे करते हैं, इसके लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए कि सोर्स का मतलब क्या है और डेस्टिनेशन का मतलब क्या है। तो सी सोर्सेज या हम ऑरिजिन्स भी कह सकते हैं, तो ये क्या है द प्लेसेस वेयर द गुड्स ओरिजिनेट फ्रॉम, जहां से गुड्स ओरिजिनेट होता है उसे हम सोर्सेज या तो ऑरिजिन्स कहते हैं। एंड डेस्टिनेशंस का मतलब है द प्लेसेस वेयर द गुड्स आर सप्लाइड, जहां पे गुड्स को क्या करना है सप्लाई करना है उसे हम डेस्टिनेशन कहते हैं। अब जो हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मेथड में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम जो चीजें यूज करने जा रहे हैं उसके टर्मिनोलॉजीज को समझिए। तो AI आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल एट ओरिजिन I, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। BJ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड एट डेस्टिनेशन J, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है डेस्टिनेशन पर। A क्या शो कर रहा है कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, B शो कर रहा है कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है डेस्टिनेशन पे। CIJ शो करता है आपके द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 1 यूनिट, याद रखना 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, 1 यूनिट के प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है ये फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, मतलब ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक जाने की 1 यूनिट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है वो CIJ आपका रिप्रेजेंट करेगा। एंड XIJ रिप्रेजेंट करती है आपकी द क्वांटिटी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ओरिजिन I टू डेस्टिनेशन J, कितनी क्वांटिटी ट्रांसपोर्टेड की गई है
एक ओरिजिन से दूसरे डेस्टिनेशन तक, ठीक है। तो ये आपकी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ एग्जांपल समझते हैं। अ फर्म ओन्स फैसिलिटीज एट 7 प्लेसेस, ठीक है। फर्म क्या है, 7 प्लेसेस पे उसकी फैसिलिटीज है। इट हैज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एट प्लेसेस ए बी सी, 3 जगह उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, विद डेली आउटपुट ऑफ 500, 300 एंड 200 यूनिट्स, ओके, ऑफ एन आइटम। ए बी एंड सी इसके क्या है, 3 जगह प्लांट्स है जहां पर डेली की आउटपुट हो रही है, ए पे 500 की, बी पे 300 एंड सी पे 200 यूनिट्स की। इट हैज वेयर हाउसेज एट प्लेसेस पी क्यू आर एस, और इसके 4 क्या है, वेयर हाउसेज है पी क्यू आर एस पे, विद डेली रिक्वायरमेंट, जहाँ पे डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 180, 150, 350 एंड 320 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। पर यूनिट शिपिंग चार्जेस ऑन डिफरेंट रूट्स आर गिवन बिलो, ये आपके दे रखे हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है पर यूनिट, का मतलब क्या है, अगर मैं ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ अपने गुड्स को फ्रॉम ए टू वेयर हाउस पी, ठीक है। ए क्या है आपका, जहाँ पे आपकी प्लांट है, तो ए प्लांट से अगर मैं बी वेयर हाउसेस तक करूंगी तो मेरे क्या है, 12 पर यूनिट मेरे क्या लग रहा है, शिपिंग चार्जेस। इस तरीके से आप इस पूरे टेबल को इंटरप्रेट कर सकते हो। सो सी, हाउ शुड द फर्म रूट द प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू अचीव मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो अब हमें बताना कि कैसे फर्म अपने इस क्या करे, कैसे रूट को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करे गुड्स, ताकि उसका क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो। सो सी आपके यहाँ पे हमने न्यू टेबल ड्रॉ की है। ये तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके जैसे एज इट इज ही लास्ट वाले टेबल की तरह, बट यहाँ आपका एक कॉलम और यहाँ आपका एक रो ऐड हुआ है। कॉलम में आपका आप देख सकते हो सप्लाई है, तो आपका गिवन था ये कि ए पे डेली की सप्लाई है 500, बी पे 300, सी पे 200 की, और जो डिमांड है आपकी वो पी पे, पी जो वेयर हाउस है लोकेटेड है वहाँ पे 180 की डिमांड है डेली की, एंड क्यू पे है 150, आर पे है 350 एंड एस पे है 320। इस तरीके से आपको इस टेबल में ड्रॉ करना होता है। याद रखना, जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो टोटल सप्लाई होना चाहिए वो टोटल डिमांड के इक्वल होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जो भी आपका टोटल डिमांड है और टोटल सप्लाई है दोनों इक्वल मिला के 1000 आ रहे हैं, ठीक है। और अगर ये 1000 इक्वल ना हो, मतलब अगर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, या सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम हो, तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन मेथड का स्पेशल केस आ जाता है, जो कि हम बाद में करेंगे। सो इट कैन बी एक्सप्रेस इन एलएलपी एज फॉलोज। तो क्या हम इसे एलएलपी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। क्या है ये, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो कॉस्ट को क्या करना होता है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। अब कॉस्ट मिनिमाइज करना होता है, तो मिनिमाइज करना है जेड को। जेड है तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप देख सकते हो 12x11 प्लस 10x12 प्लस 12x13 प्लस 13x14। ये आपके देख रहे हो ना कि हमारे आपके एलिमेंट्स हो गए नहीं, ये x14 एंड क्वांटिटीज अकॉर्डिंगली। देन 7x21 11x22 8 मल्टीप्लाई x23। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके x11 x12, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्वांटिटी कितनी सप्लाई हो रही है, इस वजह से मल्टीप्लाई किया है, राइट ना। 14 मल्टीप्लाई x24, एंड इसी तरीके से हमने यहाँ तक 6 मल्टीप्लाई 3 1 x31, 16 मल्टीप्लाई x32 एंड 11 मल्टीप्लाई x33, 7 मल्टीप्लाई x34। ओके, सी हमें क्या करना है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ये हो गया हमारा जेड का फंक्शन। देन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या हो गए हमारे, सप्लाई कंस्ट्रेंट क्या होगा, सप्लाई कंस्ट्रेंट होगा आपका, सप्लाई कंस्ट्रेंट आपका रो फॉर्म में शो हो रहा है, राइट। सो x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14 आपका टोटल 500 क्वांटिटी है। देन इसी तरह आपका x21 प्लस x22 x23 x24 इज इक्वल टू 300 है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बी का जो है बी रो, ये सप्लाई कंस्ट्रेंट हो गया, इसी तरह आपका 200 वाला भी हो गया। तो ये है आपका सप्लाई कंस्ट्रेंट। सो डिमांड कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी वर्टिकल फॉर्म में x11 प्लस x21 प्लस x31 इज इक्वल टू 180, इसी तरह 150 350 एंड 320 की यहाँ पे इक्वेशंस आपकी फॉर्म हो जाएंगी। ओके, सो इन दिस पे हमारे पास सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ गए एंड डिमांड कंस्ट्रेंट्स भी आ गए, और हमें मिनिमाइज करना है जेड फंक्शन को। इस तरीके से हमने इसको एलएलपी फॉर्म में शो कर दिया है। सी
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इन जनरल जहाँ पे m सोर्सेज हो और n डेस्टिनेशन हो, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा डिसीजन वेरिएबल होता है वो होता है m प्लस n माइनस वन। m मतलब नंबर ऑफ सोर्सेज कितने हैं, n नंबर ऑफ डेस्टिनेशन कितने हैं, n माइनस वन। ये आपका वेरिएबल कंस्ट्रेंट आता है डिसीजन के लिए। इसका मतलब क्या है, सी जैसे यहाँ पे हमारे टोटल कंस्ट्रेंट्स कितने हैं, 7 है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल कंस्ट्रेंट और जिसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे वो हमारे 6 ही होने चाहिए। हम यहाँ पे 6 को ही कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन हमारा रिडंडेंट हो सकता है, रिडंडेंट होगा। आपको पता है क्यों होगा रिडंडेंट? क्योंकि आपकी डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही इक्वल होगी। तो अगर आपका 6 कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो जाएगा तो 7 जो कंस्ट्रेंट्स है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। इस वजह से जो वेरिएबल कंस्ट्रेंट होती है वो आपकी m प्लस n माइनस वन, एक जो होता है एक जो कंस्ट्रेंट होता है वो आपका रिडंडेंट होता है। इस वजह से हमारा जो फाइनल होना चाहिए वो हम जितनी भी टोटल सोर्सेज होते हैं और डेस्टिनेशन होता है उसमें से एक रिड्यूस करके लेते हैं, ठीक है। ये भी आपको आगे क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्टेप 1 से, जहाँ पे हमें ऑब्टेन करना है इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन को। अब इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बताया हमारे पास इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड्स है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड से। क्या था फर्स्ट मेथड? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इसके स्टेप्स को पहले देखते हैं एंड फिर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। स्टेप 1 कहता है कंसीडर द सेल इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। हमें क्या करना है, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है उसका पहला, उसके जो फर्स्ट सेल होगा ना उसको कंसीडर करना है, मतलब x11 को कंसीडर करना है। इफ a1 इज ग्रेटर देन b1, ओके, ए क्या शो हो रहा है, याद करो, ए क्या शो होता है, सप्लाई, और बी डिमांड, ठीक है। तो अगर a1 ज्यादा होगा b1 से, देन असाइन द क्वांटिटी b1 इन द सेल। अगर आपके उस सेल की आप कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज देखोगे उसमें अगर a1 ग्रेटर होगा b1 से तो आपको असाइन करनी है क्वांटिटी b1 की। बट इफ a1 इज लेस देन b1 देन असाइन a1 इन दिस सेल। मीन्स क्या निकलता है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली मीन्स यू हैव टू असाइन लोअर ऑफ a1 एंड b1 इन दिस सेल x11। जो आपका फर्स्ट सेल होगा उसमें आपको लोअर वैल्यू असाइन करनी है a1 और b1 में से देख के। आपको एक कॉमन थिंग है, आप सोचो ना, अगर डिमांड और सप्लाई दो चीजें गिवन है, ठीक है, तो आपकी जो कॉमन चीज मतलब जो मिनिमम होगी, लोअर होगी दोनों में से, वही तो आप वहां पे असाइन करोगे ना। अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे उससे ज्यादा क्लियर होगा। अभी आप इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से पहले समझो, माइंड में बैठाओ इस चीज को, क्या कह रहा है ये। स्टेप 2 क्या कह रहा है, इफ a1 इज ग्रेटर देन b1, तो हमें क्या करना है, मूव करना है हॉरिजॉन्टली टू द नेक्स्ट कॉलम इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के नेक्स्ट कॉलम में ही मूव कर जाना है अगर a1 ज्यादा होगा b1 से। लेकिन अगर इफ a1 इज लेस देन b1 देन हमें मूव करना है वर्टिकली इन द सेम कॉलम टू द नेक्स्ट रो। उसी कॉलम में नेक्स्ट रो में हमें मूव करना है। लेकिन अगर a1 इक्वल होगा b1 के तो हमें मूव करना है डायगनली टू द नेक्स्ट कॉलम एंड नेक्स्ट रो। स्टेप 3 कहता है अगेन कंपेयर द सप्लाई अवेलेबल एट द सोर्स एंड डिमांड एट द डेस्टिनेशन corresponding to the cell chosen and assign the lower of the two values। मतलब डिमांड और जो सप्लाई है उसमें से जो लोअर वैल्यू होगी वो असाइन कर देना उस सेल में। मूव टू द नेक्स्ट सेल, और फिर हमें नेक्स्ट सेल पे करना है, और जैसे हमने स्टेप 2 में एक्सप्लेन किया उस तरीके से प्रोसीड करना है। एंड असाइन द क्वांटिटी, कंसीडर डिमांड एंड अवेलेबल सप्लाई। सी सो मेथड 1 है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो हमने जो अभी अभी एग्जांपल अपना पीछे डिस्कस किया उसी क्वेश्चन को हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से कैसे फाइंड आउट करें कि इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा। जो हमने अभी भी पीछे क्वेश्चन लिया था एग्जांपल के लिए, वही मैंने यहाँ पे लिया है कि उस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करें इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन क्वेश्चन का, वही कर रहे हैं। अभी तक कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे, एज इट इज वही टेबल है। सप्लाई आपकी गिवन है कॉलम फॉर्म में, डिमांड आपकी गिवन है रो फॉर्म में, टोटल आपकी एरी 1000, ठीक है। और ये आपकी गिवन है आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है पर यूनिट।
तो सी क्या करना है हमें, हमें कंसीडर करना है स्टेप 1 के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला सेल। तो ये है आपका, ये रहा आपका, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें देखना है कि A1 और B1 में जो लोअर होगा वो असाइन कर देना है। तो आप देख सकते हैं A1 है हमारा 500 एंड B1 है टोटल 180, तो लोअर कौन सा है 180, तो हम यहाँ पे 180 क्वांटिटी असाइन कर देंगे, ठीक है, असाइन कर दिया हमने। देन हमें क्या करना है, अब आप देख सकते हो जो B1 है वो पूरा का पूरा असाइन हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, अब हमें बढ़ना है आगे हॉरिजॉन्टली फॉर्म में। तो अब कितनी क्वांटिटी बची है A1 के पास, क्योंकि 180 ऑलरेडी असाइन हो चुकी है, तो अब क्वांटिटी बची है 320। तो 320 मतलब B2 और इस 320 A1 को कंपेयर करो तो आपका कितना, कौन सा लोअर है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है 150 और आपका यहाँ पे रिमेनिंग बचा है 320, तो लोअर कौन सा है 150, तो इसका मतलब इसे हम यहाँ असाइन कर देंगे 150 यूनिट्स। ओके, अब क्या है, अब आप देख सकते हो B2 में भी अब बिल्कुल भी डिमांड की जगह नहीं है, फुलफिल हो चुकी है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे फिर से हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पे कितनी यूनिट्स बची हैं, 500 में से 180 भी हमने असाइन कर दी, 150 भी असाइन कर दी, तो अब बची है हमारी 170। तो 170 एंड यहाँ पे 350, इन दोनों में लोअर कौन सा है, तो लोअर है 170, तो 170 हमने यहाँ पे क्या कर दी, असाइन कर दी। अब क्या करना है हमें, अब हमें बढ़ना है वर्टिकली, क्यों, क्योंकि अब हम हॉरिजॉन्टली बढ़ ही नहीं सकते, हमारे पास सप्लाई अब निल हो चुकी है। तो वर्टिकली हम बढ़ेंगे। अब 170 ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है हमारी असाइन, तो रिमेनिंग कितनी बची आपकी 180। तो 180 और इस 300, ठीक है, 180 और 300 में लोअर क्या है 180, तो यहाँ पे हम 180 यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको असाइन कर देंगे। और अब हम B3 में और एलोकेट नहीं कर सकते यूनिट्स को, क्योंकि ये क्या हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है। तो हम बढ़ेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ आप 300 में से क्या कर सकते हो, 180 को ऑलरेडी असाइन कर चुके हो, तो रिमेनिंग कितना रहा 120। तो इस 120 और 320 में लोअर कौन सा है 120, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 120 को असाइन कर देंगे। अब क्योंकि ये 300 पूरा हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकली मूव करेंगे और आ जाएंगे यहाँ पे। तो 320 में से 120 असाइन कर दिए हमने, बचा कितना 200, और यहाँ पे भी है हमारा 200, तो ये फाइनली हम 200 यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे। तो इन दिस वे हमने क्या कर दिया, हमने बता दिया कि किस रूट से कितनी क्वांटिटी, कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट करनी चाहिए एज पर द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ओके, क्लियर हो गया ना। सो इन दिस वे हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में क्वांटिटीज को असाइन करते हैं हर एक उसमें रूट में। सो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या आएगी, आपको क्या करना है, पर यूनिट कॉस्ट गिवन है, राइट, ये तो पर यूनिट कॉस्ट को इसके नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 12 को मल्टीप्लाई किया हमने 180 से, प्लस 10 मल्टीप्लाई 150, प्लस 12 मल्टीप्लाई 170, प्लस 8 मल्टीप्लाई 180, प्लस 14 मल्टीप्लाई 120, प्लस 7 मल्टीप्लाई 200, वी हैव 10,220 रुपीज टोटल कॉस्ट आ गई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो इन दिस वे हम क्या करते हैं, हमें ट्रांसपोर्टेशन रूट फाइंड आउट होता है एज पर द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ये हमारा इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड से, तो पहले इसका भी स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप 1 कहता है चूज द सेल विच हैज द मिनिमम कॉस्ट। आपको नाम क्या समझ आ रहा है, लीस्ट कॉस्ट मेथड, तो मतलब क्या करना है, हमें उस सेल से स्टार्ट करना है जिसका सबसे कम कॉस्ट हो। ओके, उस सेल से स्टार्ट करना है जिसकी सबसे कम कॉस्ट हो। Consider the supply available at stores available at the and demand at the destination corresponding to that cell and allocate the lower of the two। और फिर उसी की तरह हमें क्या करना है, जो सबसे लोअर कॉस्ट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखना है कि कितना शोर्स में अवेलेबल क्वांटिटी और कितनी डिमांड है क्वांटिटी, उन दोनों में से जो लोअर होगा क्वांटिटी वो हम असाइन कर देंगे उस सेल को। स्टेप 2 कह रहा है डिलीट दी रो और कॉलम विच एवर इज सेटिस्फाइड बाय द अबव एलोकेशन। तो क्या करना है, कोई एक दोनों में से सेटिस्फाई होगा, या तो डिमांड सेटिस्फाई होगा या तो सप्लाई सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों में से जो लोअर है वो हम उसे असाइन कर देंगे।
तो उसमें क्या करेंगे, अगर डिमांड सेटिस्फाई होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम डिमांड वाली जो लाइन होगी उसे क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, या फिर सप्लाई वाली को। स्टेप 3 कहता है इफ रो इज डिलीटेड, अगर आप रो को डिलीट करते हो देन द कॉलम वैल्यू इज रिवाइज, तो आपको कॉलम की वैल्यूज को रिवाइज करना पड़ेगा बाय सब्सट्रैक्टिंग द क्वांटिटी असाइन, जितनी क्वांटिटी आपने ऑलरेडी असाइन कर दी है उसको सब्सट्रैक्ट करके, और जितनी क्वांटिटी रह गई है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलम को रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कॉलम डिलीट किया है देन रो टोटल इज रिवाइज। ठीक है। स्टेप 4 कहता है कंसीडर द रिमेनिंग रूट्स एंड अगेन चूज द सेल विद द लीस्ट कॉस्ट, और फिर से आपको लीस्ट कॉस्ट क्या करना, चूज करना है। मेक असाइनमेंट एंड एडजस्ट रो और कॉलम टोटल, कंटिन्यू अंटिल ऑल यूनिट्स आर असाइंड। सी कैसे करेंगे, अगेन वही क्वेश्चन है। अब हमें इसे लीस्ट कॉस्ट मेथड से कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें ट्रांसपोर्टेशन रूट्स फाइंड आउट करनी है ताकि हमारी कॉस्ट जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मिनिमम है। लेकिन ध्यान रखना ये इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, तो मतलब ये जरूरी नहीं कि वो इतना ही लीस्ट कॉस्ट है तो वो सही है, उसे हमें टेस्ट भी करना है जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो सप्लाई आपको गिवन है, डिमांड आपको गिवन है, और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड में स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले हमें जो सबसे छोटा कॉस्ट है, सबसे लीस्ट कॉस्ट है, उस सेल को फाइंड आउट करना है। तो वो है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो 6। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखना है डिमांड और सप्लाई में, जो लोअर है वो असाइन कर देंगे। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड है 180 और सप्लाई है 200, दोनों में से लोअर है 180, तो यहाँ पे हम 180 असाइन कर देंगे। सेकेंड स्टेप कहता है कि जो कॉलम या जिस रो को सेटिस्फाई कर रहा है उसको कैंसिल कर दो। तो ये करें, कॉलम को सेटिस्फाई कर दिया तो इस कॉलम को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। कर दिया डिलीट हमने। देन क्या करना है, अगर हमने कॉलम को डिलीट कर दिया तो हमें क्या करना है, उसके रो को एडजस्ट करना है और रिवाइज करना है जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उससे। तो अगर 180 हमने इसको असाइन कर दिया 200 में से, तो रिमेनिंग कितनी रह गई है, रिमेनिंग रह गई है आपकी 20 यूनिट्स। सो 20 यूनिट्स हम इसमें से किसको असाइन करेंगे, क्योंकि हम लीस्ट कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आपका जो नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट है इस रो में वो है 7, तो 7 को हम 20 यूनिट्स असाइन कर देंगे। कर दिया, ओके। सो नाउ तो आपकी ये क्या होगी, ये रो भी आपकी कैंसिल हो गई, आपकी रो भी डिलीट हो गई, कि आप देख सकते हो रो भी सेटिस्फाई हो गई है आपकी। अब एक रो हमारी और एक कॉलम डिलीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अगेन हमें देखना है कि लीस्ट कॉस्ट क्या है। तो ये है हमारी 8। अब 8 के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड एंड सप्लाई को देखो और उसमें से जो मिनिमम है वो इसको एलोकेट करो। तो आप देख सकते हो 300 हमारा सप्लाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंड 350 डिमांड है, तो लोअर क्या है 300, तो हम 300 से असाइन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जिस कॉलम या जिस रो को सेटिस्फाई कर रहा है उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। सो क्या है, अब 300 टोटल क्वांटिटीज यहाँ पे अवेलेबल थी जो कि हमने असाइन कर दी है, तो अब हम A2 रो को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब A2 रो को डिलीट करने के बाद जितनी भी हमारी क्वांटिटीज है उसे हम इजिली एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब बस क्या बचे है, ये 10, 12 एंड 13 की यही हमारे बचे हुए हैं बस सेल्स। तो अब देखेंगे हम लीस्ट कॉस्ट है अब हमारा इसमें 10, तो 10 की कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड एंड सप्लाई को कंसीडर करो, उसमें से जो लोअर है उसको साइन कर दो। तो 10 का देखिए कॉरस्पॉन्डिंग 150 डिमांड एंड 500 सप्लाई, सो 150 असाइन कर देंगे कि ये लोअर है। उसके बाद हम जाए लेंगे 12 पे। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड एंड सप्लाई देखो, तो अब यहाँ पे सप्लाई कितना रिमेनिंग रह गया है, 350 रिमेनिंग रह गई है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे डिमांड रिमेनिंग रह गई 50, तो लोअर है 50, 50 असाइन कर दिया। एंड फाइनली अब जो 13 पे है वो क्या असाइन करेंगे हम, जो रिमेनिंग हमारी वैल्यूज रह जाएगी। सो कितना है, अब यहाँ पे सप्लाई पे आपकी रिमेनिंग रह गई है 300, और यहाँ पे आपका डिमांड से भी रिमेनिंग रह गया 300, तो हमने यहाँ पे 300 को असाइन कर दी। सो इन दिस वे आप लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो कि किस रूट से कितनी क्वांटिटी क्या करनी चाहिए, हमें शिफ्ट करनी चाहिए ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए। लेकिन अगेन क्या है, ये इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन है, तो जरूरी नहीं कि जो कॉस्ट आ रही है अभी वो क्या हो, ऑप्टिमम कॉस्ट ही हो, मतलब मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो। बस ये इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का वे है।
सो इन दिस वे आपकी टोटल कॉस्ट क्या आई, क्या करोगी, नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे उसके पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से। सो 10 को मल्टीप्लाई किया हमने 150 से, प्लस 12 मल्टीप्लाई 50, प्लस 13 मल्टीप्लाई 300, प्लस 8 मल्टीप्लाई 300, प्लस 6 मल्टीप्लाई 180, प्लस 7 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 9620 रुपीज टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज पर द लीस्ट कॉस्ट मेथड। Finally, we have third method which is Vogel's approximation method. Vogel's approximation क्या है, इसको हम कहते हैं penalty method भी, because cost differences that is used in Vogel's approximation method are nothing but the penalties of not using the least cost routes. Vogel's approximation method में हम क्या करते हैं, cost differences का use करके और फिर पता करते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रांसपोर्टेशन जो रूट है वो डिटरमाइन करना चाहिए। कैसे करते हैं, सी यहाँ पे स्टेप्स आप पहले देख लो। कंसिडर एवरी रो ऑफ ए कॉस्ट मैट्रिक्स, हर एक रो को ध्यान से देखना, ठीक है, इंडिविजुअली हर एक रो को देखना है। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू लीस्ट कॉस्ट सेल्स, और हर एक रो में का जो दो लीस्ट कॉस्ट होंगे उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है और रिपीट करना है सेम एक्सरसाइज फॉर एवरी कॉलम, ठीक है। स्टेप 2 में करना है आपको, कंसीडर ऑल कॉस्ट डिफरेंसेस एंड आइडेंटिफाई द रो एंड कॉलम विद द लार्जेस्ट वैल्यू। फिर आपको जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगी वो कंसीडर करना है, रो एंड कॉलम का दोनों से देख के जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो लेनी है। इफ देयर विल बी अ टाई, अगर दोनों में टाई हुआ देन आइदर ऑफ देम मे बी चूजन, बट इट इज प्रेफरेबल टू चूज विच हैज मिनिमम कॉस्ट। Step 3 is focus on row or column so chosen and make the allocation in that, और फिर आपको एलोकेशन करनी है उस रो या कॉलम में जो आपने चूज की है। द नंबर ऑफ एलोकेशन ऑफ द यूनिट्स वुड बी लोअर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग द डिमांड एंड सप्लाई वैल्यूज। अगेन वही चीज जो कि दोनों हमने पीछे मेथड में कहा कि डिमांड सप्लाई में जो लोअर होगा वो क्या करना है, एलोकेट कर देना उस पर्टिकुलर सेल को। एंड स्टेप 4 इज टू डिलीट द रो एंड कॉलम विच हैज बीन सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाई हो जाएगी उसको डिलीट कर देना है बाय द एलोकेशन एंड एडजस्ट द क्वांटिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई। फिर एडजस्टमेंट करनी है, रिकैलकुलेट द कॉस्ट डिफरेंसेस फॉर द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स एंड प्रोसीड द सेम मैनर एज अबव, ठीक है। समझते हैं यहाँ पे उसी एग्जांपल को लेके। तो सी सप्लाई आपके पिंक कॉलम में शो हो रहा है, डिमांड आपकी ग्रीन कॉलम में। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा क्या ड्रॉ किया है, एक्स्ट्रा क्या करना है वो देखना है। यहाँ पे अगेन ट्रांसपोर्टेशन को कॉस्ट है पर यूनिट, वो एज इट इज आपकी। यहाँ पे प्रोसीड कैसे करना है, सी यहाँ पे आपको क्या करना है, हर एक रो को कंसीडर करना है इंडिविजुअली, और फिर हर एक रो में अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो इसमें से पहले दो ऐसे हमें कॉस्ट फाइंड आउट करने जो कि सबसे छोटे हों, लीस्ट कॉस्ट फाइंड आउट करने। तो यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा, 10 एंड 12। तो जो लीस्ट कॉस्ट आएंगे उसके डिफरेंसेस हमें हर एक रो के डिफरेंसेस एंड हर एक कॉलम के डिफरेंसेस राइट डाउन करने। सो ये हमारा फर्स्ट आइट्रेशन बनेगा यहाँ पे। तो अगर मैं A1 की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 10, क्योंकि दोनों लीस्ट कॉस्ट से दो लीस्ट कॉस्ट कंसिडर करने, तो आपका हो जाएगा 2। एंड देन A2 में क्या हो जाएगा आपका, लीस्ट कौन से दो कॉस्ट है, ये आपका 7 एंड 8, तो आपके यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। एंड थर्ड जो रो है इसमें लीस्ट कॉस्ट है 6 एंड 7, तो यहाँ पे भी डिफरेंस हो जाएगा 1, ठीक है। दो लीस्ट कॉस्ट के डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इसी तरह हम कॉलम में भी करेंगे, तो कॉलम के लिए कैसे करेंगे हम, कॉलम में जो दो लिस्ट कॉस्ट है ये आपका 6 एंड 7, तो इसका डिफरेंस 1 हो गया। देन कॉलम 2 में है 10 एंड 11, इसका लिस्ट कॉस्ट 1 हो गया। कॉलम 3 में है 8 एंड 11, तो इसका लिस्ट कॉस्ट 3 हो गया। एंड कॉलम 4 में है 7 एंड 13, तो लिस्ट कॉस्ट हो गया आपका 6। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको रो और कॉलम की क्या करने, लीस्ट कॉस्ट के डिफरेंसेस फाइंड आउट करने, दो लीस्ट कॉस्ट के डिफरेंसेस, और फिर इसमें से हमें क्या करना है, हाईएस्ट जो आएगी डिफरेंसेस उसको चूज करना है। अब क्वेश्चन उठता है हम ये क्यों कर रहे हैं, तो ये आपको हाईएस्ट इसलिए चूज करना है क्योंकि आपको शो कर रहा है पेनल्टीज। अगर आपने वो पर्टिकुलर रूट नहीं लिया तो कितनी पेनल्टी आपकी लग सकती है, तो ये इस वजह से हम क्या करते हैं हाईएस्ट चूज कर रहे हैं। कि हाईएस्ट चूज करने का मतलब क्या है, हम वो रूट चूज कर ले रहे हैं जहां से हमें पेनल्टी कम देनी पड़े। क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा ज्यादा पेनल्टी लग रहा है तो हम वही फ्लू लेंगे ना, कि अगर ये चूज कर लेंगे तो हमें पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। पेनल्टी इन द सेंस कि हमें उतना लॉस होगा। तो सी हाईएस्ट है हमारा यहाँ पे 6। अब तो क्या करेंगे, हम इस कॉलम में देखेंगे और इस कॉलम में हम देखेंगे जो लीस्ट कॉस्ट है
तो लीस्ट कॉस्ट है यहाँ पे 7। अब 7 की कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड एंड सप्लाई को देखेंगे और जो इन दोनों में से लोअर होगा वो क्या कर देंगे, हम इसे एलोकेट कर देंगे। तो इसके 7 की कॉरस्पॉन्डिंग में आपका डिमांड है 320 एंड सप्लाई 200, तो इसको असाइन कर देंगे, एलोकेट कर देंगे हम 200 यूनिट्स। और जिस कॉलम या रो को सेटिस्फाई कर रहा है उसको डिलीट कर देंगे। तो ये यहाँ पे A3 जो रो है उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो हमने इसको डिलीट कर दिया। ओके, अब फिर क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, आइटरेशंस कैलकुलेट करेंगे हर एक कॉलम एंड हर एक रो का। तो अगर मैं फिर से रो 1 की बात करूँ तो मेरा अगेन दोनों लीस्ट जो वैल्यूज है वो सेम ही है, क्योंकि ये रो चेंज नहीं हुई है एंड A2 भी चेंज नहीं हुआ है, तो वही रहेगा। A3 तो कैंसिल ही हो गया, डिलीट हो गया, तो यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो कॉलम में चेंजेस होंगे, यहाँ पे जब रो डिलीट होगा तो कॉलम में चेंजेस होंगे, जब कॉलम डिलीट होगी तो रो में चेंजेस होगा, इतना याद रखना। तो अब क्या होगा, अगर मैं सेकंड आइटरेशन कॉलम की बात करूँ तो अब जो दो लीस्ट वैल्यू है वहाँ की 12 एंड 7 है, तो 12 माइनस 7 5 आ जाएगा, देन 11 माइनस 10 1, एंड देन 12 माइनस 8 4, एंड 14 माइनस 13 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी कौन सी हाईएस्ट वैल्यू, यहाँ पे 2 और 1 है, और यहाँ पे अगर देखिए तो 5 1 4, तो हाईएस्ट वैल्यू है आपकी यहाँ पे 5। ठीक है, अब 5 के क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ले। तो आपके देख सकते हैं यहाँ पे हम इसे तो कंसीडर करें नहीं, ये डिलीट हो गया, तो 12 एंड 7 में कौन सा है आपका लीस्ट, ये है आपका 7। तो क्या करेंगे, 7 कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड एंड सप्लाई को देखेंगे एंड लोअर एलोकेट कर देंगे। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड है 180 एंड सप्लाई 300, सो लोअर क्या है 180, तो 180 हम इसको असाइन कर देंगे। तो इसने क्या किया, अब इसने कॉलम को सेटिस्फाई कर दिया है, तो कॉलम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब क्या करेंगे, अगेन हम एक और आइटरेशन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, A1 की बात करो तो लीस्ट कौन सी दो वैल्यू है, अब है हमारे पास 10 एंड 12, तो 12 माइनस 10 हो जाएगी आपकी 2, एंड देन यहाँ पे A2 में है 8 एंड 11, सो 11 माइनस 8 3 हो जाएगी, और A3 तो कैंसिल हो चुका है। कॉलम में बात करो तो कॉलम 1 कैंसिल हो चुका है, कॉलम 2 में 11 माइनस 10 1, 12 माइनस 8 4, एंड 14 माइनस 13 1। तो हाईएस्ट कौन सी है वैल्यू आपकी, यहाँ पे 2 एंड 3 है, और यहाँ पे 1 4 एंड 1, तो हाईएस्ट है 4, तो 4 चूज कर लेंगे। 4 के अब देखेंगे इस कॉलम में कौन सा मिनिमम कॉस्ट है, तो ये है 12 और 8 में आपका 8। तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड एंड सप्लाई को कंसीडर करेंगे। डिमांड है 350 एंड जो आपकी सप्लाई है अब वो 120 रह गई है, क्योंकि 180 हम ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर चुके हैं, एलोकेट कर चुके हैं। तो मिनिमम क्या है 120, तो 120 क्या कर देंगे, हम इसे एलोकेट कर देंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग जो इसको जो सेटिस्फाई कर चुके जिस कॉलम और जिस रो को वो डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे ये A2 को क्या कर चुकी है, सेटिस्फाई कर चुके हैं, हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब जो रिमेनिंग जो सेल्स रह गए उसको हम अब इजिली क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं उनको क्वांटिटीज। तो कैसे मूव करेंगे, मिनिमम क्या करेंगे, कॉस्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट है आपके 10, कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड सप्लाई को कंसीडर करो तो 150 है डिमांड एंड सप्लाई 500, तो मिनिमम हो गया 150, कर दिया एलोकेट। सो अब हम 12 पे मूव करेंगे, तो 12 पे मूव करने पे अब आपकी डिमांड यहाँ पे रह गई है 230, क्योंकि 120 ऑलरेडी हमने एलोकेट कर दिया है 8 को, तो और सप्लाई है हमारी 500, तो 230 हम इसे यहाँ पे एलोकेट कर देंगे क्योंकि वो क्या है, लोअर है। एंड देन 13 पे फाइनली आते हैं, और यहाँ पे अब हमारी डिमांड रिमेनिंग रह गई 120, क्योंकि 200 हमने ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है, और सप्लाई भी रह गई है 120, तो हमने 13 को क्या कर दिया, 120 एलोकेट कर दिया। सो इन दिस वे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम क्या करते हैं, अपने रूट्स को, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स को फाइंड आउट करते हैं कि किस रूट से कितनी क्वांटिटीज को शिप करना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो। इस तरीके से हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से। तो इन दिस वे आपका टोटल कॉस्ट कितना आया, 10 मल्टीप्लाई 150 प्लस 12 मल्टीप्लाई 230 plus 13 multiply 120 plus 7 multiply 180 plus 8 multiply 120 plus 7 multiply 200 is equal to 9440. So you can see सेम क्वेश्चन था, लेकिन तीनों मेथड से तीन अलग अलग वैल्यूज आए, तो हम किससे कहेंगे कि कौन सा ऑप्टिमम है भाई। तो इस वजह से क्या है, हमें इसे चेक करना पड़ेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है, और हम उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वहां पे हम टेस्ट करेंगे कि कौन सा मेथड और क्या ये जो जो हमने जिस मेथड से किया है क्या ये ऑप्टिमम है।
तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये था पहले कि आप इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे। होप्स आपको क्लियर हो गया हो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।